इसराइल और फ़लस्तीन का जो फटा है, जब इसके ऊपर बात करने की बारी आती है, तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए क्योंकि इसके अंदर इतना झूठ बोला गया और इतने तवातर के साथ बोला गया कि अब लगता है कि दुनिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो इग्नोरेंट ही होती है, लाइल्मी होती है, जाहिल ही होती है। कोई किसी हर ने कितनी किताबें पढ़नी है, कितना स्पेशलिस्ट इल्म हासिल करना। लोग अपनी जो एलिजेंसेस हैं वो अपनी इमोशंस की बेस के ऊपर करते हैं। तो मुसलमानों के साथ तवातर के साथ इतना झूठ बोला गया कि मुसलमान तो क्या, अब तो जो लेफ्ट के जो फार लेफ्ट वो की हैं उनको भी नहीं पता कि सच असल में है क्या। जितने झूठ बोले जाते हैं इसराइल के बारे में, उनमें से एक झूठ ये है कि ये एक अपार्थाइड स्टेट है। अपार्थाइड स्टेट जो है ये साउथ अफ्रीका की स्टेट जो स्टेट थी उसके हवाले से कहा जाता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक कानून एक रेस के लिए और एक कानून एक रेस के लिए। अब मेरा एक कोरी गिलशस्टर एक बड़ा फेयर माइंडेड इसराइली है, मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू पड़ा है, उसको जाके सुन लीजिएगा। उसके अंदर एक टाइम स्टैम्प है अपार्थाइड के हवाले से, जरा बता दीजिएगा। उसमें एक उसने जगह बताई है वेस्ट बैंक के अंदर, जहां पे सिर्फ ये कानून है कि जो वेस्ट बैंक के लोग हैं वो फुटपाथ के लेफ्ट पे वॉक करेंगे और दूसरे जो है वो फुटपाथ के राइट पे वॉक करेंगे। उसके ऊपर भी डिटेल्स और हैं। सिर्फ एक छोटी सी जगह वहां पर ये है, और वो भी जो मुसलमान हैं उनके कहने के ऊपर किया गया। अगर कोई मुसलमान, इसराइली मुसलमान भी जाता है वेस्ट बैंक के उस एरिया में, तो उसको भी फुटपाथ पे लेफ्ट पे ही जाना पड़ेगा जहां पे बाकी के यहूदी या इसराइली जाते हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं। 20% इसराइल की आबादी मुसलमान। कोई ऐसा कानून नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई ऐसा कानून नहीं है इसराइल की स्टेट में। तो ये इस बात पे इतना बड़ा इन्होंने बतंगड़ बनाया हुआ है कि ये अपार्थाइड स्टेट है। इसकी असल में हकीकत क्या? अबू मुसाब हसन एक फलस्तीनी है जो हमास का कारिंदा था, बल्कि उसका बाप को फाउंडर था हमास का। उसका नाम शेख हसन है। ये बंदा मुसाब हसन यूसुफ 1978 में पैदा हुआ और अब हमास के खिलाफ बहुत बोलता, सारे अंदर के राज खोल के बताता। तो उसने अभी एक वीडियो डाली, मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है, ट्विटर पे मेरी नजर से अब गुजरी है। तो उसमें वो आपको अपार्थाइड की हिस्ट्री बता रहा है कि ये जो ड्रामेबाजी की जाती है कि जी बड़ा जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर। और अगर कोई भी दुनिया का इंसान अगर ये समझता है कि ताली एक हाथ से बजती है, सिर्फ एक ही तरफ के लोग जालिम है, दूसरी तरफ के लोग बिल्कुल मजलूम है, जो कि ये पेंट किया जाता है। मैं उन शहरियों की बात नहीं कर रहा जो बमों में मारे जाते हैं, जो जंग में मारे जाते हैं। ऑब्वियसली जंग में तो हर कोई मरता है, वो जो 1200 मरे थे वो भी मरे थे। उस पर भी इन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये क्योंकि उस अपार्थाइड स्टेट का हिस्सा है इसलिए उनका कत्ल भी जायज है। ये इनकी ये सोच है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और एंगल बताता हूं कि इतनी वीडियोस आती हैं ऑनलाइन और हम देखते हैं कि वो वीडियोस उनका बहुत असर है। ये जितने मुसलमान जो छलांगे मार रहे हैं आजकल, वो इसलिए छलांगे मार रहे हैं क्योंकि वो वीडियोस आती हैं बड़ी दर्दनाक किस्म की। लेकिन उनमें से बहुत सारी वीडियोस जो होती हैं 2 नंबर होती हैं। मैं उनको इतना शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि इतना क्लियर कट नहीं होता। कई चीजों में हमें देखना पड़ता है। एक वीडियो ऐसी थी जिनके मल्टीपल टेक्स किए गए थे। अब उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो इंजर्ड जो मेकअप किया हुआ वो असल है या नहीं है। लेकिन वो वही औरत बार बार वहां से दरवाजे से जाके फिर दोबारा आ रही थी, रीटेक पे रीटेक। तो इससे यही पता चलता है कि वो ओरिजिनल नहीं थी। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो, अभी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, अब जरा देखें। अगर ये इस तरह की वीडियो सामने ना आती तो आप लोगों ने बहुत सारे मोमिनीन जो उन्होंने कहा बच्चे मर गए, देखो ये क्या हो गया। ये देखो, ये एक औरत रो रही है एक लाश के जिसके ऊपर कफन बांधा हुआ, उसके गिर्द रो रही है। देखें कि इसकी हकीकत क्या है। वो हिल पड़ा, रहने दो, वो हिल पड़ा। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इसको इस तरह की वीडियोस को डिबंक करते रहते हैं। हमास एट्रोसिटीज एक उसमें चैनल है, ट्विटर का हैंडल है, उसके अंदर इस तरह की भरी पड़ी हैं। पॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर इस तरह की वीडियोस जो हैं बहुत सारी डाली जाती हैं। उसमें वो पूरा डायसेक्ट करके बताता है कि कितनी वीडियोस जो हैं ये 2 नंबर वीडियोस हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा नहीं मर रहा वहां पे मर रहे हैं, लेकिन ये हमास की स्ट्रेटजी है कि जितने ज्यादा शहरी मरेंगे और अगर उतने नहीं मरेंगे तो हमने उसको एग्जैजरेट करके दिखाना ताकि इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़े। लेकिन एनीवे ये वीडियो उस हवाले से नहीं। खैर जो डिसेंट इसराइली हैं वो ये बात नहीं करते। तो उसकी एक वीडियो है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये हमास के को फाउंडर के बेटे की वीडियो है, जरा सुनिए। ये आपको क्या बता रहा है कि इंतफादा जो था, जो पहला इंतफादा जो हुआ जिसको ये स्ट्रगल कहते हैं आजादी के लिए, वो शुरू होता है लेट 80s में और उसके बाद हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कि मुझे याद है 2005 वगैरह में तो आए दिन बमबारी होती थी, लोग बसों पे लोग मर जाते थे। तो जरा हिस्ट्री देखिए वो क्या बता रहा है। Before this wall, my memory as a child, my father and I were able to drive our car from the town of Ramallah all the way to Yafo, to Tel Aviv, to the beach, to the zoo, pretty much every weekend. बता रहा है कि मेरा बाप और हम
कोई वॉल नहीं थी, आराम से हम जा सकते थे विदाउट एनी चेक पॉइंट, और बीच पे जाते थे, जू पे जाते थे, हर वीकेंड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। And nobody harassed us. We were able to just shop. We were able to enjoy the beach. This is my early memory as a child. मेरी मेमोरी है, बचपन की याद है कि कोई हमें हरास नहीं करता था, कोई हमें There नहीं was रोकता टोकता not था। even one checkpoint. Things start changing immediately after the beginning of the first Palestinian Intifada. कोई चेक पॉइंट नहीं था, और फिर फर्स्ट इंतफादा होता है लेट 80s में, तब से काम चेंज होने लग जाता, और वो कैसे चेंज होता था It देखिए। started with the chant from the river to the sea. Very romantic. फ्रॉम द रिवर टू द सी, वेरी रोमांटिक। यहां से स्टार्ट होता है काम। हम नारा लगाते हैं तो वो नारा जो होता है, पहले आइडिया बनता है, आप प्रेजेंट करते हैं, फिर लोग उसकी रियलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, और फिर आगे से आगे तशद्दुद बढ़ता है। ये होता है, यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। ये नारा ही नहीं है सिर्फ, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये नारा ही नहीं है सिर्फ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। Soon later, it became stabbing. Shortly later, it became mass shooting. Within no time, it became suicide bombing attacks. What a democracy should do in a situation when they are not able to stop the people, an entire society. I don't want to say complicit, but the Palestinians praised suicide bombers as martyrs, as heroes of the nation. और आजकल यही लोग उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं। ये इतने पागल हो गए हैं अपनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में, ये अपनी ओप्रेस्ड ओप्रेसर की के पैराडाइम में, ये इतने पागल हो गए हैं कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं, जो अपने आप से को बमों से फाड़ते हैं, ये उनको भी जस्टिफाई कर देते हैं, कहते हैं भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी। तो उसामा बिन लादेन ने जो जहाज मारे थे बिल्डिंगों में, वो भी उसकी भी डिमांड थी कि अपनी अमरीकी फौजें जो है निकालो यहाँ से मिडल ईस्ट से, वो भी ठीक हो गया। फिर ये इतने पागल हो चुके हैं, ये दहशतगर्दी को भी डिफेंड करते हैं, इतने पागल हैं ये। Look at my case. When I opposed that, I said, no, it's not good. It's bad. It's very bad to kill people indiscriminately. You know, Hamas did not kill people only on October 7. Hamas has a long history of suicide bombing attacks. They blow up universities, schools, buses, markets, beaches. तो ये बंदा क्योंकि हमास के को-फाउंडर का बेटा है, आप ये बता रहे हैं यहाँ से, इसने डिसेंट शो की और इसने कहा ये गलत कर रहे हो तुम, आम शहरियों को जो मार रहे हो। तो ये जो कहते हैं ना, ये 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ, हमें भी पता है कब से शुरू नहीं हुआ है। 1987 से पहले, 88 से पहले जब भी इंतफादा शुरू हुआ, उससे पहले अब ये बंदा बता रहा है कुछ भी नहीं था। हाँ, जंगें हुई थी फलस्तीनियों के साथ, लेकिन ये जिस स्टेट पे अब हम पहुंचे हैं, आप जाहिर बात है उनको और मारी जाएंगे, उनके पास ताकत है, वो अपने लोगों को बचाएंगे, वो पैकअप करके तो जाने नहीं लगे। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये तो नहीं होने लगा। तो आप जितना उन हीट बढ़ाई जाएंगे, फिर उधर से भी हीट आई जाएगी, क्योंकि इन्होंने दिल से माना ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये ना मानने की कितनी बड़ी बात है। हमारे पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था, भारत ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं किया। ये हमारे जहन में डाला जाता था, क्योंकि रैशनल है कि वो आपको क्यों मारना चाहते हैं, वो आपको इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो आपको तस्लीम नहीं करते। ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा पावरफुल है स्टेटमेंट। यही वजह है कि पाकिस्तान में ये बात झूठ से सिखाई जाती थी। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा है, मैंने कहा उन्होंने तो कोई जंग ही नहीं हमारे साथ की, रात के अंधेरे में 65 में हमला कर दिया, कोई जंग नहीं हमारे साथ की। उन्होंने तो शुरू में ही आपका वजूद तस्लीम कर लिया था। वाजपेयी साहब ने 98 में लिख गए थे कि हमें आगे चलना चाहिए, पाकिस्तान को वेल विशेस देते हैं, जो भी उन्होंने लिखा उसके ऊपर। उसी तरह इसराइल को ये लोग तस्लीम ही नहीं करते, और जब आप तस्लीम ही नहीं करेंगे तो आप मारी जाएंगे, आप किए जाएंगे स्ट्रगल। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और यही होता गया, और यूं यूं बढ़ता गया, वो काम खराब होता गया। झूठ नहीं कभी They बच सकता। targeted everywhere. So Israel had to take some security measures. And again, even in the best democracy, when you are under consistent threat, there are exceptions. And some of the civil laws could be actually replaced with some emergency laws. Even the United States did this during the war against terrorism. So when you are under consistent threat, it's very different. But somebody can sit in comfort and say, hey, how about we take some of the Western values, the democratic values, and say, oh, look at Israel. They claim to be a democracy, but look how they're treating the Palestinians. Well, terrorists in prison, have they earned equal rights to decent citizens in civilization who know their responsibility and their obligation towards the other, who don't harm the others? Of course not. So sometimes यहाँ पे ये बता रहा है कि जब जंग हो रही थी, आपको याद होगा पेट्रियट एक्ट था एक, वो भी आया था। उस पे उन्होंने ये कहा था कि अब हम आपके फोनों को, मैसेजेस को मॉनिटर कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी। ओ जी, बिग गवर्नमेंट आ गई है, ये वो करना जरूरी था। जो प्लानिंग की गई थी, 3000 अमरीकी मारे थे, वो फोनों के ऊपर इसी तरह ओपन कम्युनिकेशन हो रही थी। तो अब तो उनको इंक्रिप्टेड यूज करनी पड़ती है, अभी भी वो पकड़ लेते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है केस, अभी इंग्लैंड में केस हुआ था, एक लड़के ने ऐसे मजाक में कह दिया, एयरपोर्ट पे था, उसने कहा कि मैं
बम से उड़ाने लगा जहाज को, ऐसे मजाक में उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तो ये भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते तो हैं लेकिन गप ही है। तो वो पुलिस के हथे चढ़ गई, वो अदालत में केस गया, उसको मेरा ख्याल बड़ा भारी किस्म का जुर्माना भी दिया, मेरा ख्याल से 1 साल 1 डेढ़ साल की कैद भी उसको सुनाई। तो ये मॉनिटर करना पड़ता है, आपको अपनी फ्रीडम गिव अप करनी पड़ती है। उसी तरह इसराइल अगर एक डेमोक्रेसी है, इसराइल का पाला किन के साथ पड़ा हुआ, हमास के साथ। बम फाड़ते हैं अपने आप को, तो क्या उसका सोल्यूशन होगा? इनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है, बस ये वर्च्यू सिग्नलिंग करते रहते हैं सारे बैठ के, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जाओ ना जरा खुद, ये जितने नीले बालों वाले लौंडे लपाड़े फिर रहे होते हैं बाहर के मुल्कों में भी, गोरे भी हैं, एक दिन नहीं निकाल सकते हमास के अंदर, एक दिन। लेकिन वर्च्यू सिग्नलिंग के लिए सारे अच्छे, ओ जी बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई उंगली क्यों करते हो? When we are dealing with emergency situation, we cannot say and force the people in the Middle East to just act according our values. We sit here in the United States, we don't have suicide bombing attacks, we don't have missile attacks, we don't have infiltration on a regular basis. So we cannot take our values and force Israel to do the same while they are under war. We cannot force Israel. और इसराइल को फोर्स नहीं किया जा सकता कि बाकी जो वेस्टर्न नॉर्म्स हैं वो हों, क्योंकि उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। और इसके बावजूद आई वाज शॉक्ड टू सी दिस। और ये मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है फलस्तीनी के साथ, उसका जाके इंटरव्यू देखिएगा मेरे अंग्रेजी चैनल के ऊपर, अहमद अल खतीब उसका नाम है। इसराइल वाहिद फौज है, जब उन्होंने बम मारना होता, क्योंकि वहां से रॉकेट आता और उनको हीट सिग्नेचर से पता चल जाता है ये कहां से आया। और उसने बताया कि जो ये हमास वाले किसी के घर के पास से रॉकेट फेंक दे, उन्हें भी पता होता था कि इधर आ। तो उसने एक वाकया सुनाया एक बंदे का, उसने हाथ जोड़े हमास के आगे कि यार तुम इधर से रॉकेट चला रहे हो, उधर से जाके चलो, उधर भी किसी और का घर होगा, उधर से चला दो, इधर मेरे उन्होंने बम से हमारा घर उड़ा देना। और वही हुआ, उन्होंने उड़ा दिया घर। लेकिन उससे पहले वो पहले वहां पे फ्लायर्स फेंकते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, अरबी में उनको बताते हैं कि हम यहाँ पे मलियामेट करने लगे हैं आपका। कोई अमेरिका की, कोई दुनिया की फौज ये नहीं करती कि आप पहले से उनको बता दें क्या, क्योंकि अगर आप बता दें तो वहां से लोग भाग जाएंगे। इसराइल की पॉलिसी ये थी कि हमने इनका जो मादी नुकसान है, ठीक है हमास वाले बच के भाग जाते हैं, सारी बात, अब अलर्ट कर दिया तो भाग जाएंगे, लेकिन कम से कम बिल्डिंग का नुकसान होगा तो शायद इससे डिटर हो जाए, इसी से उनको डिटरेंस मिल जाए। लेकिन उससे भी नहीं हो, सारी बात है हमास अपने घरों से नहीं कर रहे, आम लोगों के घरों से कर रही है, रॉकेट मारते हैं वो आके उड़ा देते हैं। और अभी भी जंग में भी वाहिद फौज है जो ऊपर से बता देते कि हम यहाँ पे बमबारी करने लगे, निकल जाए यहाँ से। तभी 70% बिल्डिंगें तबाह हो गई गजा की, लेकिन 70% आबादी नहीं तबाह हुई। 70% का मतलब ये है तकरीबन 12 से 13 लाख लोग, 12 से 13 लाख लोग मरने चाहिए थे अगर इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग होती, कि बस लुटा लो लम्या। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे बताया जाता है हम यहाँ पे बॉम्बिंग करने लगे, निकल जाए यहाँ से। Israel to send and risk the lives of thousands of foot soldiers in order for us to reduce or minimize the civilian casualty, which Israel is already doing. But who are we to force Israel how to do the job? It's not our right. और जो सिविलियन कैजुअलिटी की भी जो बात है, ये मैंने फैक्ट पहले भी शेयर किया था कि इराक की पीक पर सिविलियन टू कम्बैटेंट जो कैजुअलिटी की रेशियो थी वो 2:1 थी, यानी 2 सिविलियन के बारे में 1 मरता था एनिमी कम्बैटेंट। और ये बड़ी अच्छी समझी जाती है। इसमें भी वैसे आप देखें यार उल्टा होना चाहिए, 2 मरे और 1 सिविलियन मरे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि बीच में ही जब डोर टू डोर लड़ाई हो रही होती है तो इसी तरह होता। इसराइल का अब तक 1.7 सिविलियन टू 1 एनिमी कम्बैटेंट रेशियो है। इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो सकती है कि ये इसराइल का वर्ड है, क्योंकि जो हमास का अपना वर्ड था दिसंबर में, उस वक्त 20,000 था और उसमें उन्होंने बताया था कि 10,000 औरतें और बच्चे हैं, तो बाकी के जो 10,000 थे वो मर्द थे। अब सारे मर्द हमास के फाइटर्स नहीं हो सकते, बट वी डोंट, हमास हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देता कि उसके अपने कितने एनिमी। अकॉर्डिंग टू देम इस वक्त 30,000 लोग मरे हैं और 30 के 30,000 सिविलियंस हैं, एक भी हमास का बंदा नहीं मारा गया अकॉर्डिंग टू हमास ऑफिशियल्स। और ये नंबर भी हमास का है, लेकिन आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये कहती है कि हमने पिछले जो इनके नंबर्स हैं उनको मैच किया है, वो पहले भी जो ये नंबर बताते थे उतना ही होता था नंबर। तो नंबर में एग्जैजरेशन की नहीं है, लेकिन हमास ब्रेक डाउन नहीं करती कि इसके अंदर हमास के फाइटर्स कितने थे और सिविलियंस कितने थे। तो इसराइल कहता है कि 12,000 के करीब हमने इनके फुड़का दिए हैं हमास के फाइटर्स, और 30,000 में से 18,000 वो हैं, तो ये रेशियो को 1.7 के करीब बनती है। तो लेकिन एनीवे मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये हमास का के फाउंडर का बेटा बता रहा, और मुसलमानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो मुसलमान तो मुसलमान है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, बच्चे मर गए, 5 लाख सीरियन मार दिए बशर अल असद ने, 3 लाख से 4 लाख यमनी मार दिए MBS ने, किसी ने चूं चढ़ा नहीं की। जाहिर बात है कोई खबरें नहीं बनेंगी, वो कहते हैं नो ज्यूज नो न्यूज। लेकिन यहाँ पर 30,000 पे इनको बड़ी तकलीफ हो रही, क्योंकि यहूदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे, उस वक्त मीडिया इनका क्यों नहीं इतना शोर मचाता था, उस वक्त लंदन की सड़कों पे क्यों नहीं निकलते थे? क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानी जानों से नहीं है। अगर होता तो तब भी निकलते। इसका ताल्लुक है यहूदी का अपना मुल्क नहीं हो सकता, दैट्स इट। जेरूसलम पे हमने दोबारा कब्जा करना, ये है इसका मकसद, और कोई मकसद नहीं है। चलो ये तो मुसलमानों का हाल है ना, लेकिन जो ये
दूसरे लोग हैं जो जेन्युइनली मिस्टेकन लोग हैं, नीले बालों वाले, वो किस्तानी किस्म के जो लोग हैं, वो इतने पागल हैं। उनका मेरा ख्याल अपना इशू है। वो देखते हैं कि यार होमोसेक्सुअल्स को ऑप्रेस किया गया, औरतों को ऑप्रेस किया गया, तो फलस्तीनी जो है वो भी एक ऑप्रेस्ड कौम है, चाहे बम फाड़े हैं, जो मर्जी करें, वो ऑप्रेस्ड कौम है, इसलिए हमने उनके साथ खड़े होना। इनको ये नहीं पता कि जो जिनको ये ऑप्रेस्ड समझ रहे हैं, ऑब्वियसली सारे लोगों की बात नहीं कर रहे, उनकी गवर्नेंस की बात हो रही। गवर्नेंस ही होती है, हिटलर गवर्नमेंट थी, सारे जर्मनों ने ये काम नहीं किया था, उसकी पूरी सजा जो थी वो पूरे जर्मनी को भुगतनी पड़ी थी। हुकूमत के ही कारनामे होते हैं जो आगे आते हैं। तो ये फलस्तीनियों की जो हमास है, उसकी वजह से ये काम हो रहा है उनके साथ। जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, जो सिविलियंस, वो इनकी हमास की वजह से हो रहे हैं। और वो हमास वो है जो ये नीले बालों वालों को ऊपर से छतों के सबसे ऊंची मंजिल से नीचे फेंकेंगे। एक दिन नहीं ये रह सकते हमास के अंदर। तो इतने पागल हैं ये। कोई दुनिया में आज तक ऐसी कौम नहीं गुजरी जो उस ग्रुप को सपोर्ट करती है जो उन्हीं लोगों की गर्दनें उतारने के ऊपर यकीन रखते हैं। चिकन फॉर KFC, अड्डे पागल है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से शायद आपको कुछ सोचने को मिले, शायद कोई नया एंगल से आप सोचने की कोशिश करें। और ये भेड़ चाल जो बनी हुई है, बस बच्चे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, चीखे शोर शराबा मचाना, ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर की डायकोटमी से बाहर ना निकल पाना, शायद इससे निकलने की आपको कोई मौका मिले। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।